बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको नाटक के उद्भव के विषय में बताया था कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से आया नाटक। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे जानते हैं पूरा नाटक का परिचय। ठीक है, तो नाटक तो संस्कृत साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग माना जाता है। यानी यह कहा जाए कि संस्कृत नाटक का श्रृंगार होता है। काव्य की अपेक्षा नाटक को अधिक प्रतिष्ठा दी गई है। क्यों? क्योंकि जो काव्य होता है उसको हम सुन करके, यानी श्रवण मार्ग से, श्रवण यानी कान से सुन करके हमारे हृदय को आकर्षित करता है, या हम अपने हृदय को आकर्षित करते हैं। और जो नाटक है वह दृश्य मार्ग से, यानी हम उसको देख करके अपने हृदय में आनंद की अनुभूति करते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को देखने से हमको जो आनंद प्राप्त होता है वह सुनने की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावकारी होता है। ये तो है ही, है ना, कि जिस चीज़ को हम देख करके आनंद प्राप्त करते हैं वह ज़्यादा अच्छा होता है किसकी अपेक्षा? सुनने की अपेक्षा। तो काव्य से आनंद प्राप्त करने के लिए हमें रसानुभूति के लिए, यानी काव्य हम जब कोई सुन रहे हैं तो उससे अगर हमें आनंद प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए रस की अनुभूति का होना आवश्यक है, उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। ये हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, हमें रस का ज्ञान नहीं होगा तो हमें काव्य ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन नाटक जो होता है इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नाटक तो हम लोग देख रहे हैं, देख करके हम समझ रहे हैं तो हमें स्वतः ही समझ में आने लग जाता है। तो इसीलिए नाटक में अधिक रमणीयता होती है। ठीक है, अधिक रमणीय लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब नाटक आता किसके अंतर्गत है? पहले भी बताया था कि नाटक जो है वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, जो कि रूपक का ही एक भेद है। 10 रूपक बताए गए हैं नाटक के, रूपक के 10 भेद। तो उन 10 रूपक में सबसे पहला नाटक आता है। अब आपके मन में यह बात आएगी कि यह रूपक क्या है? दृश्य काव्य के 2 भेद हमने बताए, रूपक और उपरूपक। तो रूपक क्या होता है? ठीक है, तो रूपक जानते हैं। रूपक क्या है? यानी रूपक जो है अभिनय जो काव्य होता है, ठीक है, उसको रूप कहते हैं अथवा रूपक कहते हैं। ठीक है, यानी रूप्यते नाट्यते इति रूपम रूपामेव रूपकम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार क्या होता है कि दृश्य काव्य की जो सामान्य संज्ञा है वह रूप या रूपक कहलाता है। यानी रूपित किए जाने के कारण, उनका अनुकरण किए जाने के कारण ही नाटक को रूपक कहा गया है। यानी जब नाटक जो है वो दृश्य एवं चक्षु इंद्रिय का विषय होता है, यानी देखते हैं हम उस चीज़ को, तो वह रूप कहलाता है। ठीक है, और उसी रूप को जब आरोप कर लिया जाता है तो वह रूपक कहलाने लगता है। यानी रूपित किए जाने के कारण या अनुकरण के कारण ही नाटक आदि को रूपक कहते हैं। ठीक है, यानी रूप्यन्ते अभिनीयन्ते इति रूपाणि नाटकानि। ठीक है, नाटक को प्रत्येक वर्ण के लिए उपयोगी माना जाता है। यानी वह सीमित नहीं है, कोई उसका ज्ञान कोई सीमित नहीं होता है। सभी लोग उसके मनोरंजन कर सकते हैं। सभी लोगों के मनोरंजन के साथ साथ वह समाज के लिए एक ग्राह्य और उपादेय हो जाता है। यानी नाटक से हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम कुछ सीखते भी हैं, जो कि उपादेय होता है, उपयोगी होता है। यानी नाटक का जो विषय होता है वह उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, सीमित नहीं होता है वो, उसमें तो बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ ज्ञान है। यानी कोई भी शिल्प हो, विद्या हो, ज्ञान हो, योग हो, कर्म हो, सब कुछ वह नाटक में दिखलाई पड़ता है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नाटक में न समझ में आती हो। न तद ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् न दृश्यते।
यानी भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग भी नाटक से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं, सबके अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। तो इसमें नाटक का क्या है, नाटक जो मनोरंजन का एक साधन बताया गया वह सभी के लिए है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। वह भिन्न भिन्न रुचि वाले के लोग जो हैं वह सामान्य वे भी इस मनोरंजन से का लाभ उठा सकते हैं। ये मनोरंजन का उनका साधन बतलाया गया है और समाज के लिए एक दर्पण के समान होता है। ठीक है, फिर है अवस्था अनुकृति नाट्यम, यानी अवस्था की जो अनुकृति होती है वह नाट्य कही जाती है। अवस्था की अनुकृति क्या होती है, यानी आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार और अभिनयों से की जाती है। ठीक है, जो आंगिक, वाचिक और आहार और सात्विक है अभिनय हैं, यानी ये एक अभिनय के 4 भेद कहलाते हैं। यानी किसी के का जो रूप है, किसी के रूप को आरोपित करके उसी तरीके का नाटक करना, उसी तरह का अभिनय करना। तो ये क्या होता है, इसके में कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे जिनको हम अपने ऊपर आरोपित करके उस तरह से काम करते हैं। जैसे उनमें जैसे आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, आहार है। तो ये जो 4 भेद बताए गए, इन चारों भेदों को अपना करके ही हम उस अभिनय को कर सकते हैं। अब ये भेद कौन कौन से हैं, यानी आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार क्या होता है। तो आंगिक किसको कहते हैं, आंगिक यानी शरीर के किसी भी अंग के द्वारा, यानी मुद्राओं का निरूपण, वह आंगिक अभिनय कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, वह चाहे वो हाथ से हो, चाहे मुंह से हो, तो विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं चलती हैं वह आंगिक कहलाती है। यानी हर व्यक्ति कोई सीधा तो खड़ा नहीं रहता, सबके अपने अपने कलाएं होती हैं, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, तो उस चीज़ का भी तो अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो वह आंगिक कहलाता है। फिर है वाचिक, यानी वाणी अभिनय का सर्वाधिक, वाणी यह जो है ये अभिनय का सबसे सशक्त माध्यम होता है। जैसे कहते हैं डायलॉग बोलना, तो डायलॉग बोलना भी तो अपना एक अलग महत्व है उसका। तो ये एक बड़ा ही सशक्त माध्यम होता है। इसके लिए अभिनेता नाटक के संवादों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के जो संवाद बोलता है उसमें भी तो अभिनय करता है। संवाद सीधा सीधा तो बोला नहीं जाता, संवाद बोलने में भी एक्टिंग होती है कि किस तरह से सर घुमाना है, किस तरह से हाथ चलाना है। तो हाथ चलाना ये तो सब आंगिक अभिनय हो रहा है, और वाचिक अभिनय जो हम बोल रहे हैं, जो डायलॉग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यह वाचिक अभिनय होता है। फिर होता है कि सात्विक। अब सात्विक यानी स्वतः प्रकट होने वाला शारीरिक अंग विकार, वह सात्विक भाव कहलाता है। यानी जब अभिनेता किसी भाव का अनुकरण करता है ना, तो उस अभिनय को सात्विक अभिनय कहा जाता है। यानी जैसे कोई ऐसी बात हो जाना जिससे मन में एक भय उत्पन्न हो जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, पसीना आने लगना, शरीर कांपने लगना, दुख हो तो दुख के समय आंसू बहाने लगना, इस तरीके की भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं नाटक में। जैसे कि अब कोई बड़ी डरावनी फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है वह भी तो ऐसी कोई सीन आता है, सीन अगर कोई आएगा तो वो एकदम से डरने की एक्टिंग करता है, रोने वाला कोई सीन है तो आंसू भी बहाने लगता है। बुखार आ गया या कोई बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा डर रहा है तो शरीर भी उसका ऐसे करके कांपने, वो भी एक एक्टिंग होती है। ठीक है, क्रियाएं होती हैं। तो यह सब रूपक के अंतर्गत आता है। फिर है आहार्य। आहार्य क्या है, यानी आहार माने अभिनेता की रूप सज्जा, जो कि आहार्य कहलाती है। रूप सज्जा से ही हम किसी देश, काल और स्थिति का पता लगाते हैं। यानी सब जगह की अपनी अलग अलग वेशभूषा होती है। राजस्थान की कोई पटकथा अगर है तो वहाँ की वेशभूषा अपनानी पड़ती है, वहाँ की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हर जगह की अपनी अलग अलग वेशभूषा होती है। हरियाणा की कोई पटकथा है या कहानी को लेकर के कोई नाटक रचा गया है तो वहाँ की वेशभूषा को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जो रूप सज्जा की जाती है वह आहार्य कहलाती है। यानी जहाँ की जगह को लेकर के, जहाँ की पटकथा को लिखा गया है, जो कहानी लिखी गई है, कहानी किस तरीके की है, कहाँ से संबंध रखती है, तो उस चीज़ वह भी बहुत कुछ आधारित होता है। तो उससे ही वह हमें कैसे पता चलता है, रूप सज्जा के माध्यम से।
हैं। अब हम कोई जो नाटक हम जब करते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो हमको ये थोड़ी बताया जाता है कि ये हरियाणा का जो है सीन होगा, यहाँ पे राजस्थान सीन होगा। ये तो हम वहाँ की जो वेशभूषा है, जो चीज़ें हैं, उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि ये किस जगह का वर्णन है या किस देश को या किस स्थान को लेकर के अभिनीत किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये चारों ही जो अभिनय के भेद हैं, यह भी होना बहुत ज़रूरी होता है नाटक में। ठीक है, तब अब नाटक के 3 प्रधान तत्व होते हैं। मेन नाटक के 3 प्रधान तत्व कौन कौन से हो गए? वस्तु, नेता और रस। ये 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो नाटक नहीं फलीभूत होगा। तो वो 3 तत्व कौन से हो गए? पहला तो हो गया वस्तु। वस्तु किसको कहा जाता है? वस्तु यानी कथा वस्तु। जो कथा वस्तु है, जो कथानक है, जो इतिवृत्त है, जो चरित्र है ना, ये जो शब्द जो बोले जाते हैं, इसको नाटक का शरीर माना जाता है। यानी नाटक कैसे नाटक होगा? यानी कोई कहानी होनी चाहिए ना नाटक की, तभी तो नाटक बनेगा। बिना कहानी के तो नाटक का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो शरीर क्या है? कथा वस्तु। नाटक का कहानी, उसका जो चरित्र है, जो इतिवृत्त है, ये सब पर्याय हैं कथा वस्तु के, कथानक है। ठीक है, अब कथा वस्तु कोई भी 2 भाग होते हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो होता है आधिकारिक कथा वस्तु और दूसरा होता है प्रासंगिक कथा वस्तु। ठीक है, अब जो आधिकारिक कथा वस्तु है, ये क्या है? आधिकारिक कथा वस्तु मुख्य जो कथा वस्तु होती है, जो मेन कहानी होती है, उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहा जाता है। जैसे संपूर्ण यह जो इसकी जो कहानी होती है आधिकारिक की, वह संपूर्ण काव्य में जो रहेगी, यानी उससे ही फल की प्राप्ति होती है, फल उन्मुख होती है। यानी नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, जो फल की प्राप्ति है, उसका संबंध इस आधिकारिक कथा वस्तु से होता है। जैसे हम रामायण ले लेते हैं तो रामायण में जो मेन कथा वस्तु क्या है? श्री राम की कहानी। रामायण में तो श्री राम की कहानी है ना, तो ये मेन कहानी है, तो यह आधिकारिक कथा वस्तु हो गई। अब उसके अंतर्गत कुछ प्रासंगिक कथा वस्तु भी आती हैं। प्रासंगिक कथा वस्तु कैसे हो गई? यानी जो प्रसंग के तौर पे आती हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर आती हैं। जैसे जो गौण रूप से कथा का रहती हैं, अंग होती हैं, और वो कहानी को एक गति प्रदान करती है। जैसे रामायण में बहुत सी कहानियाँ बीच बीच में आ जाती हैं। जैसे सबरी की कहानी आ गई, तो सुग्रीव की कहानी आ गई। इस तरीके से बीच बीच में छोटे छोटे से जो प्रसंग आ जाते हैं, वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो कथा वस्तु के 2 भेद आपने पढ़े, एक आधिकारिक कथा वस्तु और दूसरी होती है प्रासंगिक कथा वस्तु। अब प्रासंगिक कथा वस्तु जो है, उसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब 2 भेद कौन से हो गए? एक तो हो गई पताका और दूसरी होती है प्रकृति। ठीक है, आधिकारिक कथा वस्तु हमने बता दिया, यानी कथा वस्तु, मुख्य कथा वस्तु हो गई, जो कि कथा वस्तु के संपूर्ण ग्रंथ में रहती है। जैसे कि रामायण में श्री राम की कहानी है, राम की कहानी एक मेन कहानी है। अब उस कहानी के अंदर कुछ प्रसंग आते हैं छोटे छोटे, जो कि प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाते हैं। अब प्रासंगिक कथा वस्तु के 2 भेद आ गए, एक तो हो गई पताका और दूसरी हो गई प्रकृति। ठीक है, एक है पताका और अब पताका किसको कहते हैं? यानी पताका उस कहानी को कहते हैं जो नाटक में दूर तक रहती है। ठीक है, और इस नायक का जो व्यक्ति है वह दूसरा होता है, यानी जो मेन नायक है वो नहीं होगा। अब यह जो कथा वस्तु आ गई, जो प्रसंग आ गया बीच में, इसका एक अलग नायक होता है और जो मुख्य नायक के साथ साथ रहता है। जैसे कि रामायण में सुग्रीव की कहानी आती है। सुग्रीव की कहानी एक प्रसंग के तौर पर आई, लेकिन वह लंबे समय तक चलती है और सुग्रीव लंबे समय तक राम का साथ देते हैं, तो यह पताका कहलाती है। ठीक है, और जो प्रकृति होती है, प्रकृति में जो कथा वस्तु में जो छोटे छोटे से जो प्रसंग आ जाते हैं, और जो वह कथानक का प्रकृति कहलाता है। जैसे सबरी की कहानी है, जटायु की कहानी है, ये छोटे छोटे से प्रसंग आए थे। बाद में सबरी का रोल एक थोड़ी सी जगह पर आया, उसके बाद सबरी का रोल नहीं है। जटायु का भी एक जगह पर थोड़ा सा आया, उसके बाद फिर जटायु का नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे रोल आते हैं जिसका बाद में नहीं होता है कोई वर्णन, वह प्रकृति कहलाती है। और पताका जो बीच में तो प्रसंग के तौर पर आते हैं लेकिन लंबे समय तक उस कहानी में साथ निभाते हैं, वह पताका कहलाते हैं। ठीक है। अब आ जाता है कि नेता किसको कहते हैं। 3 प्रधान तत्व बताए थे, कौन कौन से? वस्तु, नेता और रस। तो वस्तु समझ लिया, अब है नेता। नेता किसको कहते हैं? नेता कहते हैं नायक को, जिसको हम एक्टर कहते हैं, नायक, अभिनेता। और ये नायक के अंतर्गत सभी लोग आ जाएंगे, केवल नायक ही नहीं आएगा। यानी उसके अंदर नायिका है, चेटी है, विट है, सभी पात्र आएंगे। यानी जो जैसे फिल्मों में हम कह सकते हैं जो कॉमेडी एक एक्टर होता है, ठीक है, और फिर एक विलन भी होता है, उसमें हीरोइन भी होती है, तो उसमें जो वर्कर जो हैं, दास दासियां जिनको कहा जाएगा, वो हैं। ठीक है। तो ये लोग उसमें रहते हैं। फिर आ जाता है ये हो गया नेता। नेता में यानी जो अभिनय करने के जो पात्र होते हैं वह सब नेता के अंतर्गत है। यानी कोई भी कहानी जब ली जाती है तो उस कहानी में कुछ पात्र भी होते हैं, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। नाटक कैसे होगा जब उसके अंदर कुछ पात्र होंगे? तो बहुत सारे पात्र होते हैं नाटक में, तो वह सब नेता के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाता है रस। रस यानी नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है रस। ठीक है। अगर रस नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा सीरियल भी नहीं चल पाएगा ठीक से। ठीक है। रस यानी श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। ये जो रस होते हैं इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो अब आगे बात करते हैं कि नाटक की जो हमने इतिवृत्त बताई, इतिवृत्त यानी जो कथा वस्तु बताया। तो अब जो नाटक की कथा है ये तो बता दिया कि कौन कौन सी कथाएं होती हैं, प्रासंगिक होती हैं, आधिकारिक होती हैं। प्रासंगिक के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब कथा वस्तु की 5 अवस्थाएं भी मानी गई हैं कि उनकी 5 अवस्थाएं, नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 संधियाँ होती हैं जिनमें कथा वस्तु को विभाजित किया गया है। ठीक है। अब जो 5 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति और फलागम। ठीक है। ये 5 अवस्थाएं हैं। अब ये 5 अवस्थाओं में आरंभ किसको कहा जाता है? आरंभ कहते हैं मुख्य फल की प्राप्ति के लिए जो औत्सुक्य पाया जाता है, यानी जो उत्सुकताएं जो होती हैं वह आरंभ कहलाता है। यानी मुख्य फल की प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए नायक की जो उत्सुकता होती है, ठीक है, वह आरंभ कहलाती है। अथवा तिवर्ग फल की जो कामना, तिवर्ग फल की प्राप्ति की जो कामना होती है वह आरंभ होती है। अब तिवर्ग किसको कहा है? तिवर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। तो धर्म, अर्थ और मोक्ष ये सब तिवर्ग कहलाते। तो अब दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न किसको कहा गया? यानी अभिष्ट फल की प्राप्ति, जो मेन फल प्राप्त करना है उस फल की प्राप्ति के लिए क्या संकल्प जो लिया गया, संकल्प पूर्वक जो कार्य किया जाता है, जो उद्योग किया जाता है वह प्रयत्न कहलाता है। यानी फल की प्राप्ति के लिए जो नायक है बड़े से बड़े वेग से और तीव्रता से जो प्रयत्न करते हैं, जो कार्य करते हैं वह प्रयत्न होता है। फिर है प्रत्याशा। प्रत्याशा यानी फल प्राप्ति के लिए जो साधन एवं जो विघ्न बाधाएं आती हैं, विघ्न बाधाओं की आशंका से कुछ जो फल सिद्धि की संभावनाएं होती हैं वो प्रत्याशा कहलाती है। यानी जब अनुकूल परिस्थितियों के कारण फल प्राप्ति की संभावना होती है, यानी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, ठीक है, उसमें फल प्राप्ति की संभावना होती है और कुछ विघ्नों के कारण असंभव भी प्रतीत होते लगती है। कभी कभी विघ्न आ जाते हैं, उनके कारण फल की प्राप्ति में असंभव भी होने लगता है। उस संदिग्ध कार्य अवस्था को प्रत्याशा कहा जाता है। ठीक है। फिर है नियत प्राप्ति। नियत प्राप्ति यानी जब विघ्न जो बीच बीच में आते हैं तो जो विघ्न हट जाते हैं, उस हट जाने के फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, निश्चित प्रतीत होने लगती है कि अब जो विघ्न बाधाएं आई हैं वो तो हट गई हैं, तो अब निश्चित तौर पे हमें फल की प्राप्ति
होगी तो उस कार्यावस्था को नियत प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है फलागम। फलागम क्या है? फलागम कार्य में सफलता के साथ साथ जब समस्त जो इच्छित फल होते हैं, इच्छित यानी जो इच्छाएं हैं, जिस फल को प्राप्त करने की इच्छा है, वह फलों की जब प्राप्ति होती है वह फलागम कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति और फलागम। अब क्या है? अर्थ प्रकृतियाँ। अर्थ प्रकृतियाँ कौन सी होती हैं? ठीक है, तो ये नाटक के जो प्रयोजन होता है, जो उद्देश्य होता है, उसकी सिद्धि का कारण बनती हैं अर्थ प्रकृतियाँ। कौन कौन सी अर्थ प्रकृतियाँ बताई गई हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर आपने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी। कथा वस्तु की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति और फलागम। फिर आती है अर्थ प्रकृति यानी बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं। अब बीज किसको कहते हैं? यानी बीज कथा वस्तु का वह तत्व होता है जो प्रारंभ में बीज की तरह छोटा सा होता है, ठीक है, और बाद में उसका अनेक प्रकार से विस्तार होता जाता है। ठीक है, यह नायक के मुख्य फल का मूल कारण कहलाता है। मुख्य फल का यानी मेन जो फल प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसका मूल कारण होता है। फिर है बिंदु। बिंदु किसको कहते हैं? यानी अवानांतर कथा से टूट जाने, भाई ये मेन कथा चल रही है और वो बीच में जब टूट जाती है तो मूल कथा का वस्तु को जो जोड़ करके कहानी को आगे बढ़ाता है। यानी कहानी जो चल रही है और बीच में टूट करके कोई विघ्न आ गया, यानी कोई दूसरी बात आने लगी, फिर उसी पहली कहानी को जब जोड़ा जाता है तो जहाँ पर उस कहानी को जोड़ा जाता है वह बिंदु कहलाता है। फिर है पताका। यानी पताका उस कहानी को कहते हैं जो नाटक में दूर तक चलती है। अभी हमने आपको बताया था पताका और प्रक्रिया, यानी पताका में जो बीच में प्रसंग आते हैं और जो दूर तक नाटक में जाते हैं वे पताका होते हैं। प्रक्रिया जो छोटे छोटे प्रसंग कहानी में आ जाते हैं वे प्रक्रिया कहलाते हैं। कार्य यानी कार्य कथा वस्तु में जिस फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है और वह पूर्ण हो जाता है वह कार्य कहलाता है। ठीक है, तो 5 संधियाँ, 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 अवस्थाओं से संबंध करने वाले जो तत्व होते हैं वे संधि कहलाते हैं। संधियाँ कौन सी? यानी अर्थ प्रकृतियाँ अभी आपने जो पढ़ी, बीज, बिंदु, पताका, और अवस्थाएं यानी आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, ये इनको संबद्ध करने वाले जो तत्व होते हैं वह संधि कहलाते। संधि माने जोड़ना। अब ये भी 5 होती हैं। कौन सी? मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि। ठीक है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहण संधि, ये आपकी हो जाती हैं 5 संधियाँ। अब आती हैं नाटक की जो कथा वस्तु है, इसमें अभी आपने अवस्थाएं पढ़ ली, ठीक है, अर्थ प्रकृतियाँ पढ़ी और 5 संधियाँ पढ़ी। अब इसके साथ साथ नाटक में कथा वस्तु में 5 अर्थोपेक्षक भी आते हैं। अब कथा वस्तु का कोई ऐसा भाग जो नीरस भाग हो, जिसे रंगमंच पर न दिखलाना चाहें, केवल सूचना उस चीज़ की दे दी जाए, तो इसके लिए जिन उपायों के माध्यम से सूचित किया जाता है वह अर्थोपेक्षक कहलाते हैं। यानी कहानी के कुछ ऐसे नीरस भाग होते हैं जिनको हमको रंगमंच पर नहीं दिखलाना है, केवल हमें उसकी सूचना दे देनी है, तो उन सूचना को किस माध्यम से दिया जाता है वह अर्थोपेक्षक कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका और अंकास्य और अंकावतार। ठीक है, इस तरह से ये 5 अर्थोपेक्षक होते हैं। अब विस्कंभक क्या है? विस्कंभक यानी पूर्व में घटित होने वाली और भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो सूचित किया जाता है वह सूचना जिनके माध्यम से दी जाती है, यानी मध्यम श्रेणी के जो पात्रों के द्वारा दी जाती है वह विस्कंभक कहलाती है। यानी नाटक के किसी भी अंक के प्रारंभ में आने वाली कथा का वह भाग जिसमें भूत यानी पास्ट और भविष्य यानी फ्यूचर की घटनाओं की सूचना दी जाए। यानी प्रथम अंक के प्रारंभ में आमुख के बाद 2 अंकों के मध्य में होती है,
ठीक है। और ये कब होती है, यानी प्रथम अंक के प्रारंभ में जब आमुख आता है उसके बाद होती है, अथवा 2 अंकों के बीच में सूचना दी जाती है। तो किसी भी अंक के मध्य या अथवा अंत में इस चीज़ की जब सूचना योजना नहीं होती है तो यह एक अंक की घटना को दूसरे अंक की घटना से जोड़ देता है, जिसको कि विस्कंभक कहा जाता है। ठीक है। फिर है प्रवेशक। प्रवेशक भी विस्कंभक के समान भूत एवं भविष्य की घटनाओं का सूचक होता है, किंतु वह विस्कंभक से थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। यानी इसके जो पात्र होते हैं वह नीच प्रकृति के पात्र होते हैं, यानी इनमें जो उक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं वह उदात्त नहीं होती, प्राकृत भाषा में बोली जाती, जिसको शिष्ट, जो कि शिष्ट ना होकर के मागधी, सकारी, अभारी आदि निम्न कोटि की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सदा 1 या 2 अंकों के मध्य में ही होता है। फिर है चूलिका। यानी चूलिका कहते हैं कि पर्दे के पीछे बैठे किसी पात्र विशेष के द्वारा जो कथा वस्तु की सूचना दी जाए उसे चूलिका कहते हैं, जिसको कि नेपथ्योति भी कहते हैं। नहीं, इसका प्रयोग अंक के बीच में होता है, यानी सूचना देने वाला जो पात्र है वह या तो सूत होगा, मागध होगा, वह बंदीजन आदि जो निम्न कोटि के पात्र इसमें होते हैं वह देते हैं। अंकावतार यानी एक अंक की कथा वस्तु का विच्छेद किए बिना, यानी तोड़े बिना दूसरे अंक की कथा वस्तु की सूचना दे देना ही अंकावतार कहलाता है। यानी एक कथा वस्तु को बीच में तोड़े बगैर ही दूसरे अंक में क्या होना है उसकी सूचना दे देना अंकावतार कहलाता है। फिर है अंकास। अंकास यानी अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा अगले अंक में आने वाली जो घटना है उसकी सूचना देने को अंकास्य कहते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कथा वस्तु में कौन कौन सी कथा होती है, कथा वस्तु का भेद क्या है, आधिकारिक और प्रासंगिक। प्रासंगिक के 2 भेद होते हैं, पताका और प्रकरी। फिर कथा वस्तु की 5 संधियाँ, 5 जो है अवस्थाएं और 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और 5 अर्थोपेक्षक होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा और इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।